हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 ऑफ फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाबा बुदान हिल्स को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कर्नाटका में हिजाब को लेकर के है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कोर्ट है उसने ऑर्डर किया है कि जब तक कोर्ट से कोई रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ना तो किसी हिजाब को या फिर जो अदर कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं जो अदर एक्स्ट्रा मटेरियल कैरी कर रहे थे या वियर कर रहे थे यूनिफॉर्म के अलावा, वो उनको कैरी नहीं करना है। तो ऑर्डर के बाद में डिसीजन होगा कि हिजाब जो है वो रेगुलर रहेगा या फिर जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो अपने ऑर्डर में डिक्लेयर करता है कि जो यूनिफॉर्म को लेकर के जो भी डायरेक्शंस हैं जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने 5 फेब को ये ऑर्डर रिलीज़ किया था कि यूनिफॉर्म के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आप कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कर्नाटका जो एजुकेशन एक्ट है उसके पार्ट में लिखा हुआ है। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा कर्नाटका हाई कोर्ट से, उसी से डिसीजन होगा कि इसमें क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिंगापुर कंट्री को लेकर के है। सिंगापुर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि जैसे हम कुछ बेसिक फीचर के साथ में किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ में जो फीलिंग फर्स्ट डे होती है वो धीरे धीरे वो जो फीलिंग्स है वो डिग्रेड होती जाती हैं और उसमें उस बेसिक फीचर में जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी इनपुट होता जाता है। ये चीज़ें वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है या फिर अदर आप पार्ट देख लीजिए, डेमोक्रेसी देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी देख लीजिए, अदर जस्टिस देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन की थी और अब प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर में इंडिया एंट्री कर चुका है। तो इन सालों में इंडिया में जो डेमोक्रेसी जिस फीलिंग के साथ में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के जो लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, उन सारे लोगों में जो भावनाएं थी उन अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रेजेंट टाइम में वो सारे जो बेसिक फीचर में उनमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इनपुट हुआ है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया के पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से आधे के ज़्यादा के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, अदर चार्जेस हैं, अदर केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। इससे ये लगता है कि जिस फीलिंग के साथ में जो चीज़ें स्टार्ट की गई थी टाइम के साथ में वो चीज़ें डिग्रेड होती जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने इज़राइल जो कंट्री है उसका भी एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि वहाँ पर भी इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगापुर जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो भी टॉप हमारे लीडर्स हैं दोनों कंट्री के, उनके बीच में काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे इस तरीके के जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। ओके, तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उन्होंने सिंगापुर के जो एम्बेसडर हैं उनको समन किया है कि आप जिस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो हमारे आपके जो पीएम ली ने जो रिमार्क्स दिए हैं इंडियन एमपीज़ के ऊपर, वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। ओके, हाँ, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमने ये देखा था कि हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पर प्राइवेट जॉब में 75% कोटा अवेल करवाने की कोशिश की गई है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है उनमें 75% कोटा दिया जाएगा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको। कि गवर्नमेंट ने ये बोला, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी जिसकी है उसमें इतनी सैलरी वाली जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें से मान लो 100 वैकेंसी निकली तो उसमें जो 75 जो वैकेंसी हैं वो जो सीट है वो रिज़र्व कर दी जाएंगी हरियाणा लोकल्स के लिए। इसको लेकर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने हाई कोर्ट में इसको, ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, ये जो नोटिफिकेशन है इसको
पिटीशन दर्ज करवाई कि इससे क्या होगा कि जो इनडायरेक्टली जो है वो हरियाणा के लोकल से इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि मान लो जिस सीट के लिए हमने वैकेंसी आउट की है और उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, और हरियाणा के जो लोकल हैं उनमें स्किल की कमी है, फिर हम उनको कैसे लेंगे, और लेंगे भी गए आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट होगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो अदर इंडस्ट्री हैं वो हरियाणा में इन्वेस्ट करना बंद करेंगी, और एक टाइम के बाद में इनडायरेक्टली जो है उन लोकल्स को ही इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब इसमें जब उस पर स्टे लगा दिया हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने, तो गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है स्टे लगाने का उसको अपलिफ्ट कर दिया है, हटा दिया है, और ये बोला है हाई कोर्ट को कि 1 महीने का पास में आपका टाइम है, 4 वीक का, और उसमें आप हमें ये बताइए कि आपने जो भी रीजंस दिए जिसके बेसिस पर आपने स्टे लगाया वो रीजंस हमें सही नहीं लग रहे। तो वो क्लियरली रीजंस आप क्लियर करो कि किन बेसिस पर, मतलब क्लियर करो आपने रीजंस को। उससे क्या है, हम अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि हाँ किस बेसिक पर आपने ये स्टे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूएई इंडिया दोनों के बीच में ट्रेड पैक्ट को लेकर के है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज साइन होने वाला है। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो यूएई है वो मिडिल ईस्ट में एंट्री का एक एंट्री पॉइंट के रूप में, एंट्री गेट के रूप में है। अगर यूएई के साथ में इंडिया के बेहतरीन रिलेशंस होते हैं तो वहाँ के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी इंडिया के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ट्रेड की बात की गई है कि यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। बाइलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें इंडिया और यूएई के बीच में 43.3 बिलियन जो है वो 2020-21 में हुआ है, और अभी तक इसमें एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट हुआ है $16.7 बिलियन का, एंड इम्पोर्ट ड्राइन बाय ओयल पुस्ड बाय बैलेंस इन फेवर ऑफ द यूएई $26.7 बिलियन। ओके, तो ये जो इंडिया और यूएई का जो भी बायलेटरल ट्रेड है इसको 5 साल में हमने टारगेट लिया है कि $115 बिलियन तक इसको पहुंचाया जाए। इसके अलावा कोशिश की जाएगी, इसमें क्या किया जाएगा, ट्रेड इन गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू $100 बिलियन एंड इन सर्विसेज, और सर्विसेज में $15 बिलियन तक। इस तरीके से दोनों को मिलाकर के $115 बिलियन का हम ट्रेड जो है उसको आने वाले 5 सालों में इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर इस तरीके से ये नेगोशिएशंस बनती हैं और ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में इंडिया का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, वो NAAC जो है उन्होंने रिलैक्स करने की कोशिश की है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी एक्रीडिटेशन जो होता है, एक तरीके से उनकी जो मान्यता होती है, उनकी क्वालिटी चेकिंग जो होती है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको कुछ रिलैक्स करने की कोशिश की है, ताकि एक तरीके से ये जो मान्यता है या उनकी चेकिंग जो होती है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके जो स्टूडेंट्स हैं और इस रिलैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि NAAC है क्या, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है। इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ एक तरीके से कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है UGC के जो नोटिफिकेशंस हैं उनके बेसिस पर। जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उनको कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है। और ये जो गाइडलाइंस है इसमें जल्द ही जो न्यू गाइडलाइंस है जिसको NAAC के द्वारा बनाया गया है, और NAAC एक ऑटोनोमस बॉडी है जो UGC के अंडर काम करती है। इसका काम ये है कि जो भी न्यू ईयर इंस्टीट्यूशंस है को जिनका एकेडमिक ईयर, मान लो कोई नई कॉलेज खुली और उसको 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ है, तो वो अपने प्रोविजनल एक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए अस्थायी रूप पर उनको कुछ ग्रेड दी जा सके, जिससे बेसिस पर जो स्टूडेंट्स उनमें एंट्री लेते हैं वो उनको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनको लगभग 6 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चेंज करने का कारण ये है कि जो एक्रीडिटेशन का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा वाइडन किया जा सके।
ये एक्रेडिटेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो क्वालिटी चेक एक्सरसाइज होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में किस क्वालिटी लेवल का वहाँ पर कंटेंट है, किस क्वालिटी लेवल के टीचर्स हैं, किस क्वालिटी लेवल का वहाँ का डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो भी ग्राउंड है, जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो किस क्वालिटी लेवल के हैं, उन हर सेक्टर की चेकिंग करना ही एक्रेडिटेशन होता है। इसमें एक मल्टी लेयर्ड प्रोसीजर होता है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी जब अप्लाई करती है तो उसका जांच की जाती है, फिर उसको ग्रेड दी जाती है। A++ टू C तक उसको ग्रेड दी जाती है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को डी ग्रेड कर दिया जाता है, इसका मतलब जो है वो एक्रेडिटेड नहीं है। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर कुछ कमियाँ होती हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं करती और हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे बोलती रहती हैं कि हमने अप्लाई कर रखा है, नेक्स्ट ईयर से हमें ग्रेड मिल जाएगी, हमें कुछ जो भी है एनएसएससी के द्वारा जब ग्रेड मिलेगी तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होएगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी में कमी है और उसने अप्लाई किया और उसको ग्रेड अच्छी नहीं मिल पाई, तो उससे क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो ख़राब होगा। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं वो नहीं करेंगे। एनरोलमेंट जो संख्या है नंबर से स्टूडेंट्स की वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो फंडिंग एक तरीके से अगर अच्छी ग्रेड के साथ में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है तो उसको फंडिंग इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर अगर ग्रेड में फेल होता है यूनिवर्सिटी तो ये कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन अगर ग्रेड में पास होता है और अच्छी ग्रेडिंग उसको मिलती है तो उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पर फंडिंग मिल जाती है। इसके अलावा और भी ज़्यादा है, एनरोलमेंट की जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बता रखा है कि 1043 यूनिवर्सिटी हैं हमारे इंडिया में और 42,343 कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के पोर्टल पर हैं। अगर हम देखें फरवरी 8 के अकॉर्डिंग तो 392 यूनिवर्सिटीज़ और 8,483 कॉलेज जो हैं वो NAAC एक्रेडिटेड है। मतलब इतनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने अपने आप को अप्लाई कर रखा है। रीजन वाइज अगर हम देखें तो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हाईएस्ट नंबर में यूनिवर्सिटी हैं। इसके अलावा जो एक्रेडिटेड हैं साउथ में सेकंड नंबर पर आती हैं, उसके बाद में वेस्ट में, ईस्ट में, फिर नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वेस्ट जो एरिया है इंडिया का वहाँ पर 2,623 कॉलेज सबसे हाईएस्ट एक्रेडिटेड है। साउथ में 2,500 के लगभग, नॉर्थ में 1,800, ईस्ट में 1,100 और नॉर्थ ईस्ट में 357। सबसे स्टेट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर में एक्रेडिटेड कॉलेज हैं 1796 और यहाँ पर कर्नाटका में 864 है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज़ इन मुंबई जो है वो पहली बार उन्होंने एक्रेडिटेशन के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में उनका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी क्यों करती हैं, तो ये हमने कारण बताया कि अगर उनको गलत ग्रेडिंग मिलती है तो काफ़ी उनका नाम ख़राब होता है, इसलिए वो हमेशा शो करती रहती है कि हम ग्रेडिंग के लिए लेंगे लेंगे लेंगे। इसमें क्या होता है कि 5 साल के लिए एक्रेडिटेशन मान्यता का जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो 5 साल के लिए अप्लाई होता है। 5 साल के बाद में अगर वो चाहें तो यूनिवर्सिटी उसको दोबारा अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि नेसेसरी किया जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ को जिनको 1 साल कंप्लीट हो गए या 2 साल कंप्लीट हो गए हैं वो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जिनके कम से कम एक बैच से ज़्यादा, एक बैच वहाँ पास आउट हो चुका है ग्रेजुएशन बैच, उनको अप्लाई करना मैंडेटरी किया जाएगा। फिर वहाँ पर जो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के बेसिस पर एवेल्यूएशन जो है वो कॉलेजेस का स्टार्ट होगा ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छे लेवल पर एस्टेब्लिश हो सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गोल्ड लोन्स को लेकर के है। कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, उस टाइम सबसे ज़्यादा हेल्प किसी ने की तो वो गोल्ड ने की। घरों में से लोगों ने गोल्ड लोन लेना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो 45.1% तक जो है पिछले 12 मंथ्स में गोल्ड लोन जो है उसकी संख्या इंक्रीज़ हुई है। ओके, गोल्ड लोन जो है 112% तक इंक्रीज़ हो गया है लास्ट 12 मंथ में। यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि देखो अगर आपको नेसेसरी है और आपके पास मनी है, एक टाइम के बाद में आपको लगता है कि आप रीपे कर देंगे गोल्ड लोन को, तो आप गोल्ड लोन लीजिए।
नहीं तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाकर के अपने गोल्ड को बेचिए और मनी जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में यहाँ पर ये बताया गया है कि जितना आपका गोल्ड है उसका 75% जो लोन है वो ही आपको मिलता है। इसकी बेसिस पर क्या होता है कि जब आपके पास में मनी नहीं है तो 90 डेज़ में वो आपके गोल्ड लोन की ऑक्शन कर देते हैं, जिससे आपको ना तो मनी कंप्लीट मिल पाता है और एक तरीके से आपका नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कनाडा में जो वैक्सीनेशन को लेकर की, तो बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अप्लाई नहीं करवा रखा, तो वैक्सीनेशन को लेकर के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो कनाडा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं वो हमें अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन को आप नेसेसरी करते हो कि सभी को वैक्सीनेशन करवाना होगा, तो उसके लिए प्रोटेस्ट अदर एरियाज़ में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कोविड को लेकर ही बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में कोविड के केसेस कम है, ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो मास्क और जो भी सोशल सिक्योरिटी है वो मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर हिजाब के बारे में बताया गया है कि आपने हिजाब को बैन कर दिया है। आपने बोला है कि हिजाब जो है वो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। राइटर का ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें पिछले टाइम से, लास्ट एंशियंट टाइम से कंपैरिजन करें, तो हिजाब जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है हिजाब, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुरान है वो ये बोलता है कि आपको एक डिसेंट कपड़े पहनने हैं। और इसके बाद में देखा गया कि पहले जो मुस्लिम गर्ल्स होती थी वो अपने सर को एक दुपट्टे से कवर करके रखती थी, हेड स्कार्फ से कवर करके रखती थी नॉर्मल। अब लेकिन क्या हो गया है, उसका अल्टरनेट नेम हिजाब जो है उसको धीरे धीरे टाइम के साथ में नई नई, जैसे आप देखते हो ना कि पहले किसी और तरीके से पूजा की जाती होगी, लेकिन टाइम के साथ में अवेयरनेस जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई तो कुछ नए तरीके से जो वर्शिप है वो गॉड्स की स्टार्ट होने लग गई, मतलब कुछ नई चीज़ें होने लग गई हैं। ओके, जैसे आप अपने घर से देखिए, पहले घर में क्या होता था, नॉर्मल दिया दीपक जलाया जाता था। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हुई, जैसे जैसे सोशल मीडिया बजा पता चलना कि अच्छा ऐसे थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं, इस तरीके से यज्ञ किया जा सकता है हल्का सा, तो रेगुलर बेसिस पे घर में हल्का सा यज्ञ होने लगा। उसके बाद में भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आपको पता है कि पहले हमारे जो लोकल एरिया में जो फेस्टिवल थे वो ही हम सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे अवेयरनेस हुई तो अदर एरियाज़ के, अदर रीजन के जो फेस्टिवल हैं वो भी हमारे लोकल एरिया में उनको भी अच्छे से मनाया जाने लगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो पहले क्या होता था कि जो गणेश चतुर्थी जो है, इस फेस्टिवल को मैक्सिमम अगर हम देखें तो महाराष्ट्र वाले रीजन जो है वहाँ इसको फॉलो किया जाता था, वहीं ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो लोकल एरिया में भी इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाने लगा है। ओके, इसके अलावा दुर्गाष्टमी वेस्ट बंगाल का कल्चर था, वहाँ पर इसको फॉलो किया जाता था, वहाँ की ट्रेडिशन थी। लेकिन अभी क्या है, नवरात्रि हर जगह पूजा होती है, लेकिन दुर्गाष्टमी का काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होने लग गया है। पहले गुजरात में डांडिया होता था, लेकिन अदर एरियाज़ में भी अब उसको खेला जाने लगा है इसके नवरात्रि के टाइम में। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि पहले इस आर्टिकल में बता रखा है कि पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने, किसी गर्ल ने अपनी स्टेटमेंट, किसी वीमेन ने अपनी बात रखी कि पहले ऐसे अवेयरनेस ही नहीं थी रिलीजन को लेकर, बस ये था कि सर ढकना है, सर को कवर करना है, हेड को, और बस ऐसे रहना है। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस जो है, मतलब रिलीजन को लेकर के एक जो ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ, और आप जो है हिजाब कैरी करती हैं, छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं वो हिजाब कैरी करती हैं। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहाँ पर भी आपको अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग जो है वो आइडियोलॉजी लोगों की शो होगी। तो आप हिजाब को रखोगे या बैन करोगे, आप कौन सी कम्युनिटी के कौन से पार्ट को इस तरीके से एक मतलब उसको रिलीफ देने की कोशिश करें। कुछ लोग बोलते हैं कि हिजाब को कैरी करना है मुस्लिम कम्युनिटी में, कुछ लोग बोलते हैं कि रेगुलर नहीं करना है। तो सबके अलग अलग आइडियोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर हम देखें तो वर्ल्ड पेज पर है, यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के है। बाइडेन ने कि रशिया की तरफ से जो भी थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हालांकि रशिया जो है वो अपनी ट्रूप्स को पुलिंग बैक कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यू देखने को मिल रहे हैं जिनको लेकर के अभी भी कुछ कंक्लूजन नहीं बन पाया है। रशिया अपनी तरफ से बोल रहा है कि जो यूएस है और नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो भी आर्मीज डिप्लॉय कर रखा है उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के अदर एरियाज़ में, उन सभी को रिट्रैक्ट उनको करना होगा।
ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जिन भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर नीडी पर्सन है जिनको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की और उसके डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।